इमरान खान सबसे ज़्यादा ज़रूरी शख्सियत पाकिस्तान के लिए, इमरान खान की बात करना सबसे ज़्यादा खबर पाकिस्तानियों के लिए कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उनके बारे में ताज़ा अपडेट है मेरे पास। मैंने पर्सनल लेवल के ऊपर भी अपने जो भी मेरे वो कहते हैं अंग्रेज़ी में गुड ऑफिसर्स उनको यूज़ करके पता चलाने की भी कोशिश की है। इमरान खान से खौफ़ज़दा इस कदर हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। शौकत खानम पे बेरहमाना एक शदीद हमला हुआ है। इंडिया का एक मिसाइल था, वो बड़ा मशहूर हुआ इस बात पे कि वो उसको लॉन्च करते थे, अग्नि उसका नाम था, और फिर वो फ्लॉप होके गिर जाता था। नवाज़ शरीफ के साथ भी अग्नि हो गया है। एक और खतरनाक खेल खेला गया है कि गद्दार कौन है जी? इमरान खान को गवर्नमेंट ने मिसिंग पर्सन्स में शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में अपने घर में बैठ के आज छुट्टी वाले दिन आपसे मुखातिब हूँ। दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग हैं वो, और उर्दू जानने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले, उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ बात करूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक्स हैं जिनमें से चारों के चारों एक से ज़्यादा एक हैं, लेकिन इमरान खान सबसे ज़्यादा ज़रूरी शख्सियत पाकिस्तान के लिए, इमरान खान की बात करना सबसे ज़्यादा खबर पाकिस्तानियों के लिए कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उनके बारे में ताज़ा अपडेट है मेरे पास। लेकिन एक लाइन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इमरान खान को गवर्नमेंट ने मिसिंग पर्सन्स में शामिल कर दिया। दूसरा, जो इमरान खान का हॉस्पिटल है वो एक लाहौर में तो चल रहा है, उसने तारीख एक रकम की है, पेशावर वाला भी और कराची वाला भी ज़ेर तामीर है, और उस शौकत खानम पे बेरहमाना एक शदीद हमला हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तीसरी बात ये है कि आपको याद है इंडिया का एक मिसाइल था, वो बड़ा मशहूर हुआ इस बात पे कि वो उसको लॉन्च करते थे, अग्नि उसका नाम था, और फिर वो फ्लॉप होके गिर जाता था। नवाज़ शरीफ के साथ भी अग्नि हो गया है, या अग्नि के साथ भी नवाज़ शरीफ हो गया, जिस तरह आप समझें। इसकी मैं डिटेल्स इसलिए मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा-सा कि फैक्ट शीट मैं आपके सामने रखूँगा जो मुख्तलिफ इदारों की है 3-4 की, कि नवाज़ शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जो है, मैं नवाज़ शरीफ के लफ्ज़ों में मैं आपको कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका। अगर तो नाम है नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान, तो वो खुद बहुत दफ़ा टेक ऑफ कर चुका है। उसका भाई है तो वो भी टेक ऑफ कर चुका है, और जो बेटी है वो भी टेक ऑफ कर चुकी है, उसका एक भतीजा भी टेक ऑफ कर चुका है। लेकिन ये सारे टेक भरने वाले पीछे ना हो तो टेक ऑफ ये भी ना कर सकते। और असल हक़ाइक़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। उसके बाद एक और ख़तरनाक खेल खेला गया है कि गद्दार कौन है जी? और इमरान खान की एक बहन को गद्दार कहा गया। एक मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो क्या कहती है, फ़ैसला मैं नहीं करता, हम गद्दारी के सर्टिफ़िकेट नहीं बाँटते, और जिन्होंने सर्टिफ़िकेट बाँटे हैं उनके मुँह के ऊपर एक वीडियो मारने का आज इरादा है हमारा। सबसे पहले इमरान खान के बारे में पूरी कोशिश, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था, हर तरह की जा रही है। अब मैंने पर्सनल लेवल के ऊपर भी अपने जो भी मेरे वो कहते हैं अंग्रेज़ी में गुड ऑफिसर्स उनको यूज़ करके पता चलाने की भी कोशिश की है। लेकिन इस तरह का ब्लैक आउट किसी दूसरी शख्सियत के बारे में इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में क्या, एशिया की तारीख़ में क्या, दुनिया की तारीख़ में जिन लोगों को ग्वांतानामो बे में रखा गया था, उन लोगों को भी, जो जंगी कैदी थे उनकी, जो नूरनबर्ग वॉर क्राइम ट्रायल्स हुए थे उनकी भी, जो अबू ग़रैब जेल में रखे गए थे उनकी भी वीडियोज़ आई, इंतहाई खौफनाक, ग्राफ़िक, खूनी, हर तरह की वीडियोज़ तो आई। लेकिन कभी किसी के बारे में ब्लैक आउट नहीं हुआ, और डार्क में पूरी कौम को नहीं डाला गया, और वो तो यकीनन डार्क में ही हैं, और वो तो यकीनन ब्लैक होल में ही हैं इमरान खान। इसका एक पहलू। इसका दूसरा पहलू ये है कि इसी गवर्नमेंट ने नवाज़ शरीफ के ज़माने में एक मिसिंग पर्सन्स मुल्क के अंदर उनकी लिस्ट है, फ़हरिस्त है। कल कोई सरकारी आदमी था, उसने किसी मजलिस में कहा, जो मुझ तक बात पहुँची, मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसने कहा जी कि अब हमने एक्स नंबर ऑफ साल भी उसने बताया, जो मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे हमारा ईमान, इकान, एतकाद, एतमाद है। 100% ज़िंदगी मौत और इज़्ज़त ज़िल्लत, रिज़्क़ की कमी और फ़राखी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की डोमेन है, बंदे की नहीं है। इसलिए मैं वो ईयर्स जो उसने कोट किए नहीं, वो कहा ये है कि इतने सालों के लिए हमने मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में इमरान खान को शामिल कर दिया। अब एक और पहलू इसका जो है, वो भी मैं उसके ऊपर चलते हुए कमेंट करके फिर मैं वापस आता हूँ एक और मौजू की तरफ, कि इमरान खान से खौफज़दा इस कदर हैं जिसका हिसाब भी कोई नहीं है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, एक और
पहलू की तरफ मैं चलता हूँ कि एक तरफ इमरान खान को सरकार ये कह रही है कि रिपोर्टेडली उनका वो मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में उन्होंने डाला हुआ, वो मिसिंग पर्सन नहीं है, वो लीडिंग पर्सन है, पाकिस्तान का नहीं, आलम इस्लाम का इंशाअल्लाह अजीज़। ये 11 मार्च 2019 की एक खबर है। वो ये है कि नवाज शरीफ है जेल में, और जेल में उसको डाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक लार्जर बेंच ने, जिन्होंने कहा कि ये चोर है। वो चोर होने की वजह से जुडिशियल लॉकअप में था और उसके मुकदमात जो थे वो चलाए जा रहे थे। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी मैं कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब से वफद समेत मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। वफद समेत बिलावल जरदारी मुलाकात करने के लिए गवर्नमेंट थी पंजाब में, उसको कहा गया कि आप जी हम मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात करने के लिए उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसने कहा जी मुलाकात आपकी हो जाएगी जब खबर आई, और वो मुलाकात हो गई। ये इस खबर को कल से इसलिए सीरियसली देखना चाहिए कि एक वो गवर्नमेंट थी इमरान खान की जिसके दौर में वफद समेत एक दूसरी पार्टी का बंदा और उसके साथ बंदे और वो जाके जेल के अंदर नवाज शरीफ को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त ये जो फॉर्म 47 वाले बेशरम बेरहम लोग बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि हम मुलाकात नहीं कराएंगे, और मुलाकात ना कराने के ऊपर जो 3 वज़ीर पकड़े गए मैं समेत, वो मैंने कल आपके सामने रखे थे। अब ये बात मैंने पकड़ के आपके सामने रखी है मिसिंग पर्सन वाली, साथ ही मैंने बात पकड़ के आपके सामने रखी है कि ये मुलाकात वो है जो इसके अलावा इनकी बाकायदा वीडियोज़ पिंडी जेल के अंदर भी मुलाकात की जब जाते थे, तो मुख्तलिफ अदवार के अंदर वो आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ आपको बताऊँगा कि इमरान खान को बंद रखने वाले वो घुटनों के बल गिर रहे हैं और वो मुंह के बल बहुत जल्दी गिरेंगे, और आप और हम देखेंगे। दूसरा जो इशू है वो उसका ताल्लुक भी शौकत खानम के ख़ानदान से है, और वो ये है कि शौकत खानम, जिस तरह मैंने कहा कि 3 अस्पताल पाकिस्तान के अंदर वो हैं जिनको देखा जा सकता है, कराची, लाहौर और चलता हुआ अस्पताल जो है, उसके ऊपर मुख्तलिफ हमले रकीक हमले करते रहते हैं, और 1-2 वेंटिलेटर टाइप जो मिनिस्टर हैं उनकी तो ड्यूटी है पक्की कि वो शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में प्रोपेगेंडा करें। अब जो ताज़ा हमला किया गया है वो इंतहाई रकीक हमला है, वो शदीद हमला है, बेरहमाना हमला है और बेशर्माना हमला है। ये 4 उसके उन्वान हैं। वो क्यों है? इसलिए कि वहाँ पे जो शौकत खानम अस्पताल है उसमें पब्लिक डोनेशंस के साथ और पब्लिक फंडिंग के साथ जो मरीज़ हैं और ज़िंदगी और मौत के दरमियान वो जो पतली रस्सी के ऊपर, कहते हैं ना थिन रोप के ऊपर उनका अटकी हुई होती है सारी मुस्तकबिल उनकी, वो उनकी खिदमत की जाती है और उनके ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं। तो बैंक अकाउंट्स बंद किए गए हैं। बैंक अकाउंट्स बंद करने से लोगों में जज्बा और जोश और जुनून पैदा हुआ है। मुझसे लोगों ने राब्ता करके कहा कि कोई तरीका बताइए, और फिर मैंने उनको बताया तरीका कि किस तरीके से हम ये जो बंदिश हुई है अकाउंट्स की, ये ताकि मुतासिर ना करे। अब इंसानियत देखिए पाकिस्तानियों की, और दूसरी तरफ हैवानियत देखिए उनकी, जिनको इक़्तिदार में ला के इस तरह बिठाया गया है जिस तरह से सहरा में धक्का मार के ऊँट गिरा दिया जाता है। ये बहुत शदीद बात है, और इसको फौरी तौर पे जो बैंक्स हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए। आप से ज़्यादा किसको पता है कि वहाँ और बड़े-बड़े इदारों के लोग वहाँ जाते हैं। बड़े-बड़े, एक आदमी था, मैं आपको बताऊँ, वो फौत हो गया, किसी सूबे का वज़ीर, मैं इशारा भी नहीं करना चाहता। तो वो सारी ज़िंदगी इमरान खान की और शौकत खानम हॉस्पिटल की मुखालफत करते रहे, लेकिन इलाज वहीं से उन्होंने कराया, और बेशुमार और भी हैं। ये कोई वो एहसान नहीं करते, इसलिए मैं गिनवाना नहीं चाहता नाम। जो तीसरी बात है वो नवाज शरीफ की है, लेकिन मैं नवाज शरीफ को आखिरी नंबर पे रखता हूँ। उसको भाई ने आखिरी नंबर पे रखा हुआ है, जो सहूलतकार थे उन्होंने आखिरी नंबर पे रखा हुआ है। वो मैं अग्नि वाली कहानी आपको, मिसाइल वाली सुनाना चाहता हूँ, वो ज़रूर सुनाऊँगा। लेकिन उससे पहले एक फ़ैसला, ये हमेशा पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो गद्दारी के सर्टिफ़िकेट्स बाँटते रहते हैं। कभी कोई सिंध से गद्दार हो गया, कभी कोई केपी से गद्दार हो गया, कभी कोई बलूचिस्तान से गद्दार हो गया। गद्दार कौन होता है, इसके बारे में किसी को इख्तियार नहीं है पाकिस्तान के कानून और दस्तूर के मुताबिक कि किसी को गद्दार करार दे दिया जाए। और वो सिर्फ एक कानून है, वो हाई ट्रीज़न पनिशमेंट्स एक्ट के अंदर, जिसको मैं समझता हूँ कि वो गद्दार सही मानों में वो होता है जो आइन को तोड़े। और ये जो मुल्क के निज़ाम को तोड़ने वाला या आइन को तोड़ने वाला, अब मैं इसके ऊपर मैं अपनी ओपिनियन नहीं दूँगा। इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा। अब ये जो वीडियो है, ये आज की वीडियो नहीं है, ये 2015 की वीडियो है, और ये बड़ी ऑथेंटिक वीडियो है।
اور یہ بڑی خوفناک ویڈیو ہے. یہ پاکستان کی سالمیت کو کمپرومائز کرنے والی ویڈیو ہے, اور یہ پاکستان کے آئین کو, امیگریشن لاز کو اور دستور کو توڑنے والی اور قانون کو توڑنے والی ویڈیو ہے. اب ایک ان کی سسٹر نے عمران خان کے حوالے سے ایک دیا انٹرویو, فارن میڈیا کا کوئی ہے غالباً انڈیا. تو اس انٹرویو کے اندر ایک لائن جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارے کہ ڈالی گئی ہے اے آئی سے, اور اس لائن کو بہانہ بنا کے کہ مودی جی آئیں اور عمران خان کو بچائیں, اس ٹائپ کی کوئی لائن ہے. میں نے دیکھا نہیں انٹرویو, اس لیے مجھے جو بتایا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ذرا دیکھیے گا کہ ایک طرف مودی جی آئیں کا لفظ استعمال کیا گیا اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں بچائیں. مودی جی کس کے پاس آئے تھے؟ جب آئے تھے تو کیا یہ سرکاری دورہ تھا؟ آنسر از نو. کیا مودی جی کا دورہ پلانڈ تھا دونوں ریاستوں کے درمیان بائی لیٹرلز کے ذریعے سے؟ آنسر از نو. کیا اس دورے کی خبر جو اس وقت کی وزارت خارجہ تھی اس کو تھا؟ آنسر از نو. کیا اس دورے کی خبر وزارت داخلہ کو تھا؟ آنسر از اگین نو. اس دورے کے لیے کوئی پہلے سے ایجنڈا طے تھا کہ جس میں مودی صاحب آئیں گے اور پاکستان کے ساتھ وہ بائی لیٹرل گفتگو کریں گے؟ ایک ایلین کنٹری ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے اور دشمن بھی سمجھے جاتے ہیں. اب آئیے اگلی اس کے پہلو پہ ویڈیو کے. دوسرا یہ ہے کہ کیا مودی جی کسی پاکستان کی گورنمنٹ کے کسی آفیشیل ریزیڈنس میں گئے؟ آنسر از نو. وہ کسی آفس میں گئے, پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے گئے یا کسی صدر ہاؤس میں چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے وہ کانفرنس روم میں کوئی میٹنگ کی؟ آنسر از نو. ان کے ساتھ کون تھا؟ 2 درجن انڈین لوگ تھے. کون کون تھے ہم سب کو نہیں جانتے, ان کا کوئی ریکارڈ ہے؟ آنسر از نو. اچھا, اب جو ان کے ساتھ کیا را کے چیف تھے اور ان کے جو ڈیفنس کے ایڈوائزر وغیرہ ہیں وہ تھے؟ آنسر از یس, وہ سارے تھے. کیا ہمارا جو اسپائی ماسٹر ہے ایک ادارہ, اس کے چیف کو اندر جانے کی اجازت تھی؟ آنسر از اگین نو. کیا ہماری آرمڈ فورسز کے چیف کو اس دن اندر جانے کی اس میٹنگ میں اجازت تھی؟ آنسر از نو. کیا وہاں پہ امیگریشن کے عملے نے ان کی انٹری کی اور ان کی ویزے لگائے اور پھر پاکستان کے اندر, چونکہ ہم ایک ساورن ملک ہیں, انڈیا میں ہم اس طرح نہیں جا سکتے, نہ وہ کسی اور ملک والا ہمارے یہاں آ سکتا ہے؟ آنسر از نو. تو وہ گئے کہاں تھے؟ وہ گئے تھے صفدر امان صاحب کی, کپتان صفدر امان صاحب کی بیوی کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کی خوشی میں. کہاں گئے تھے؟ جو مودی جی آؤ کے ماہر ہیں, ذرا دیکھ لیے وہ کون ہے. عمران خان کی بہن ہے یا نواز شریف کا آل شریف ہے؟ بات چلی ہے جرنلسٹ سے, اس لیے آپ دیکھیے کہ انڈین جرنلسٹ کس طریقے سے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اور پنجاب دونوں ان کو سرکموینٹ کر کے کس طرح میٹنگ کرتے ہیں نواز شریف اور اس کی بیٹی کے ساتھ. انڈین جرنلسٹ ہیں, بڑی مشہور ہیں, اس طرح کرتے ہیں. یہ پکچر ذرا دیکھ لیجیے. اچھا, ایک ہوتا تھا اگنی کہتے ہیں, برننگ فائر, اس کو ہندی کا یا سنسکرت کا لفظ ہے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک. آگ تو ہم نے سنا ہوا ہے, جانتے ہیں کیا لفظ ہے. اگنی کے نام سے انڈیا نے ایک میزائل بنایا اور اس کو چلایا اور اس کو لانچ کیا, ری لانچ کیا, پھر لانچ کیا, لیکن وہ چلا نہیں اگنی میزائل. نواز شریف کو پھر لانچ کیا گیا, اور لانچ کیا کیا گیا کہ عمران خان کو لانے والے 100 دفعہ تم نے کہا ہوا ہے وہ باجوہ تھا, تو بناؤ نا غداری کا مقدمہ. بھائی کی وہ افتخار کے زمانے میں اس کو ریموول کے اوپر جنرل مشرف مرحوم کے خلاف مقدمہ بن سکتا ہے, تو باجوہ کے خلاف بناؤ نا مقدمہ. یہ کس کو تم کہہ رہے ہو, کس کو بتا رہے ہو؟ یہ ایک فالس فلیگ تھا نواز شریف کی 75ویں لانچنگ کا. جس طرح ایک سندھ کا نوجوان پولیٹیشین ہے, وہ بھی لانچنگ کر کر کے گھر والے بھی تھک گئے, اب بس کر دیا انہوں نے لانچنگ. اسی طرح سے نواز شریف کے گھر والے تھک گئے, بس کر دیا انہوں نے بھی لانچنگ. یہ لانچنگ ناکام ہو گیا. لانچنگ کے لیے سہارا کے سنارے کر لیا گیا کہ پاکستان ٹیک آف کر چکا ہے. اب ذرا دیکھیے, ٹیک آف کرنے کے
3 सबूत मैं दस्तावेजी आपके सामने रखता हूं, लेकिन वो मेरे नहीं है। पहला IMF का, उन्होंने कहा कि सिर्फ पिछले चंद महीनों में, यानी 20-24 महीनों में, जो सिर्फ वफाक की हुकूमत है उसने जो माल लूटा, प्लंडर किया पाकिस्तान का, वो 5,500 अरब। एक बात। अब ये तो हो गए, कहते हैं जी वो फॉरेनर्स हैं, और उस पर एक मज़ाहिया फनकार सियासी ने कहा कि ये ऑडिट रिपोर्ट है। ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ये चार्जशीट है। इस चार्जशीट पे कभी ना कभी जरूर रेफरेंस बनेगा। अच्छा, बात हो रही है चार्जशीट की, तो एक चार्जशीट मुल्क से भी आ गई है, और वो एक सिटिंग मिलिट्री जनरल है, जिनसे मंसूब है बयान कि मुल्क का ग्रोथ प्लान ही मौजूद नहीं है, यानी तरक्की का मंसूबा ही मौजूद नहीं है। टेक ऑफ जो किया है, अब आप अंदाजा लगाइएगा अंदरूनी तौर पे, हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है। ये कोई लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब हैं, मैं ये इनका ताल्लुक SI FC उससे है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने, सरकार ने कोई बनाई हुई है, इदारा बनाया हुआ है, और ये दावा था कि 100 अरब डॉलर, और इनका जो डॉलर मैंने वो कहता था, एक साल में मैंने डॉलर 100 रुपए का नाम किया, तो इसका नाम और पता नहीं इनके तो सबके नाम बदलने चाहिए। ये जो हालात हैं, इनमें सिर्फ बेहतरी आ सकती है तब जब इमरान खान के खिलाफ जो झूठे केसेस हैं वो ख़त्म करके फौरी तौर पे उसकी बात करवाई जाए उसके बेटों के साथ, इमरान खान साहब की, और फिर एक पब्लिक ट्रायल अगर करना है तो करें, हिम्मत करें, और उनकी पार्टी के तो कम से कम, जिसको हमने इजाज़त दी थी नवाज शरीफ से मिलने के लिए, वो तो बोले। पाकिस्तान जिंदाबाद।